इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और चर्चित चेहरे कार्यक्रम में विशाल खबर में अब ऐसी विभूतियां आने लगी हैं जिनको देख करके सुन करके आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चर्चित चेहरे कार्यक्रम में हमारे बीच भोजपुरी सिनेमा के ख्याति प्राप्त निर्देशक और एक्टर डॉक्टर राजेश अस्थाना हमारे बीच में मौजूद हैं और इन्होंने अब तक 22 फिल्में बनाई हैं जिसको नेशनल अवार्ड मिला है। ये अपने आप में एक छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इन्होंने 6 डॉक्यूमेंट्री तैयार की हैं, 4 भोजपुरी फीचर फिल्म बनाई हैं और 2 सीरियल बनाए हैं और अभी हाल ताज में इनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में देश के आज़ादी के नायक मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, चंपारण में उनने राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर सत्याग्रह किया था और जिसके चलते आज भी देश के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह अमर है। चंपारण में जिस तरीके से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की अगुवाई की थी, जिस तरीके से वो आंदोलन चला, जिस तरीके से वो आंदोलन न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व के पटल पर चर्चित हुआ, इस फिल्म में उन सारी बातों का समावेश है। डॉक्टर राजेश अस्थाना विशाल खबर के बुलावे पर चर्चित चेहरे कार्यक्रम में अपना साक्षात्कार देने आए। तो आइए आज हम चर्चित चेहरे कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश अस्थाना से बातचीत करेंगे। तो अस्थाना जी नमस्कार, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज हम आपने जो फिल्मी दुनिया में आज तक का जो आपका सफ़र रहा है, जी, उस सफ़र के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि फिल्मी दुनिया क्या होती है, कैसे फिल्में बनती हैं, मतलब जो उसके अनछुए पहलू हैं उन पे भी हम अस्थाना जी आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अस्थाना जी आप फिल्मी दुनिया में कब आए? आपका फिल्मी दुनिया का जो सफ़र शुरू हुआ वो कब हुआ? पहले तो आपका आभार कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया। फिल्मी दुनिया में सर मैं 1985 से पहली बार कैमरे का सामना किया था जी। फिल्म थी गोरखनाथ बाबा तो एक खिचड़ी चाहिए। सुरेंद्र चौधरी जी उसके राइटर डायरेक्टर थे। गोरखपुर की फिल्म थी, फिल्म चली भी जी। रतन सिन्हा थे, उसमें मेरा कैरेक्टर रोल था जी। वहाँ से मेरी सफ़र शुरू हुई जी। उस समय आप कितने वर्ष के थे आप? मैंने 10th पास किया था सर, मैं लगभग 18-19 साल का रहा हूँ। तो ये जो 18-19 वर्ष में आप फिल्मी दुनिया में आप अभिनय करने लगे, तो ये जो अभिनय करने की जो ललक थी या अभिनय करने की जो आपको प्रेरणा मिली वो कहाँ से मिली? नाटक से मिली सर। रंगमंच का मैं कलाकार हुआ करता था। अच्छा। और हम लोग की एक संस्था थी चेतन, अभी भी है जी। चेतन की ओर से हम लोग कार्यक्रम करते थे, नाटक करते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे जी। और उसी से प्रेरणा मिली और हर नाटक रंगमंचीय कलाकार का लगभग अंतिम जो पादान होता है वो फिल्म होता है। चाहे वो अनुपम खेर हो, नसरुद्दीन शाह हो, इन सब लोगों को देखिए आप, ये तो सब कोई नाटक कलाकार थे, नाटक से फिल्मों में गए। लेकिन अगर आपने अभी इन 2 फिल्म लोगों का नाम दिया, तो अगर हम ये कहें कि रंगमंच की दुनिया के लोग फिल्मों में हैं, ये बात तो सही है, लेकिन बहुसंख्यक लोग ऐसे नहीं हैं। ज़्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं जो रंगमंच से नहीं जुड़े थे। हाँ, क्या बात है? सही बात है, एकदम सही बात है आपकी। लेकिन वही कलाकार सक्षम है, वही कलाकार हिट हैं, वही कलाकार वर्सेटाइल हैं जी, जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो उद्देश्यपूर्ण फिल्में रही हिंदुस्तान के अंदर, वो रंगमंची कलाकारों के द्वारा हुई है। लेकिन जो ज़्यादातर व्यावसायिक फिल्में रहीं, वो रंगमंची कलाकारों के माध्यम से नहीं हुई। आपकी बात सही है।
उसमें कुछ ही % लोग हैं जो लोग रंगमंच के लोग जो कलाकार बने हैं जी। वो लोग उसमें शामिल हुए हैं। अदरवाइज जो रंगमंच का एक अलग टेस्ट होता है रंगमंच के कलाकारों का। मेरा अपना ये मानना है कि जो रंगमंचीय कलाकार होते हैं वो आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं पे थोड़ी सी केंद्रित होते हैं, या उनकी पीड़ा या दुर्दशा या बेबसी या वेदना, इन सारी चीज़ों पे वो फोकस करते हैं। लेकिन जो रंगमंची कलाकार नहीं होते हैं और सीधे फिल्म में उनको पैरासूट एंट्री मिल जाती है कि जिनके बाप दादा उस दुनिया में रहे, वो सीधे वहाँ एंट्री मार गए, तो उनका उस पीड़ा, उस बेबसी, उस वेदना से कोई लेना देना नहीं होता है। सही बात आपकी, एकदम बात सही है ये। और सबसे यूनिक चीज़ ये है कि जो लोग इस क्षेत्र से गए हैं ना जी, उनके सिनेमा को रंग पर समानांतर सिनेमा का दर्जा दिया जाता है जी। हाँ, जैसे नसीरुद्दीन साहब हुए, अनुपम खेर हुए, उत्पल दत्त हुए, कृष्ण कर्नाड हुए, ओमपुरी हुए, ये जो सब कोई जो रंगमंच से गए हैं इनकी जितनी भी सिनेमा है, जो फिल्में हैं, उसको समानांतर सिनेमा कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि वो रियलिटी के करीब होते हैं। जी, रियलिटी के करीब। वो कुछ मैंने आम आदमी की जिंदगी से एकदम सटीक सटे हुए होते हैं। वहाँ से उस तरीके की स्टोरी करना, उस तरीके के डायलॉग बोलना, मैं भी वही बनाता हूँ, उस तरीके का भाव भंगिमा अपने चेहरे पे लाना। मेरी भी सोच वही है, मैं भी वही करता हूँ। अभी आपकी कोई फिल्म आई है या आने वाली है? जी सर, मेरी तो 22 फिल्में आई हैं सर। टेलीफिल्म 22 बनाया हमने। अच्छा। 6 फीचर फिल्म बनाई हमने भोजपुरी की में जी। मैं भोजपुरी क्षेत्र पे काम करता था। अच्छा। इसके पहले दूरदर्शन के लिए टेलीफिल्म बनाता था जी। मेरी 22 टेलीफिल्में हैं, सब अवार्डेड है भारत सरकार से। अच्छा। उसके बाद से मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है। मेरी एक फिल्म है कल के भविष्य जी, उसमें जिसने देखा आप भी देखेंगे, मैं आपको लिंक दूंगा, यूट्यूब पे है वो जी। उसमें 3 IAS जी, 1 IPS जी, 6 BPS के पदाधिकारियों ने एक्टिंग किया हुआ था आपकी फिल्म में। उस फिल्म में मेरी हर फिल्म में लोग एक्टिंग करते हैं, पदाधिकारी लोग। वो मेरा अपना पर्सनल रिलेशन है उन लोगों से जी, जो मैं उन लोगों से को यूज करता हूँ। लेकिन इस फिल्म में यूनिक चीज़ ये है कि उसमें एक IAS जो है वो राजेश अस्थाना बने हुए हैं फिल्म में। अच्छा। मेरे अपनी जीवनी से जुड़ी हुई कहानी है उसमें जी। वो कल के चाइल्ड लेबर पे फिल्म है। और अमूमन चाइल्ड लेबर फिल्म में सर लोग दिखाते हैं कि बच्चे चाइल्ड लेबर कैसे बनते हैं जी, उनका रिकवरी हो जाता है। हमने दिया नहीं, उनके पुनर्वास की बात होनी चाहिए जी। और पुनर्वास में मैंने गार्जियन को पुनर्वास जरूरी समझाया है उसमें फिल्म में, इसलिए मेरी फिल्म वो राष्ट्रपति से पुरस्कृत हुई है। अभी आपने एक बताया कि हमारी 22 फिल्में बनी और 22 फिल्में पुरस्कृत हुई। जी जी जी। लोग कहते हैं पुरस्कृत होने में जी, माने अगर आपको सरकारी पुरस्कार लेना है तो जो लोग पुरस्कार देते हैं उन एजेंसियों को पहले नीचे टेबल के नीचे से पुरस्कृत करना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे मुद्दे पे बनाता हूँ फिल्म। अब एक और यूनिक चीज बताऊँ जी, कि बिहार दूरदर्शन से मेरा एग्रीमेंट है जी कि हर साल 30 जनवरी को मेरी अछूत है लेप्रोसी पे फिल्म चलनी है जी। हर साल 1 दिसंबर को मेरी एड्स पे फिल्म है आत्मघात वो चलनी है। आप 5 बजे शाम को दूरदर्शन खोलिए बिहार, DD बिहार, आपको मेरी फिल्म चलती मिलेगी, गारंटी है। हर साल 30 जनवरी और 1 दिसंबर, इसलिए कि मैं वैसे ही फिल्म बनाता हूँ, वैसे ही सब्जेक्ट चुनता हूँ कि आपकी मजबूरी हो जाए हमको बुलाना, हमें अवार्ड देना। मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ यार, मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं अंडर टेबल जाऊँ कहीं पे बात करने जी। ये अभी जो आपका सवाल था, मैं दूसरे क्षेत्र में चला गया जी। अभी मैंने चंपारण सत्याग्रह फिल्म बनाई है। अच्छा। चंपारण के इतिहास को मैंने उसमें दोहराया है। 1917 का चंपारण दिखाया है। अच्छा। जिस टाइम चंपारण में न रोड थी, न बिजली थी, न पानी थी जी, न पक्के का मकान था जी। और लाइव शूट करके हमने उस फिल्म को बनाई है। बड़ी अच्छी प्यारी फिल्म बनी है, अब देखेंगे। ये चंपारण सत्याग्रह जो फिल्म बनी है, ये इस पे मैंने ये किसके ऊपर फिल्माई गई है? गांधी और राजकुमार शुक्ल की कहानी है। राजकुमार, वो हमारे यहाँ सर 3 गठिया प्रथा थी। मैं थोड़ा सा समय लूँगा। ये फिल्म अंग्रेज लोग क्या किए थे, ब्रिटिश शासन था जी, उन्होंने क्या किया था कि कोठियों में विभक्त कर दिया था, व्यवसायिक कोठियों में अलग अलग, जैसे हम लोग पंचायत तहसील बोलते हैं ना, ये बना हुआ था अलग अलग। हर पंचायत हर तहसील का अलग अंग्रेज मालिक होता था जी। वो अंग्रेज कौन होता था? वो खरीदता था उस क्षेत्र को। अच्छा। शासन को पैसे देकर। अब उसके बाद वो अपना शासन चलाता था वहाँ पे और फिर उससे कमाई करता था। तो उसमें क्या था नियम कि आपकी 1 बीघा जमीन में जी 2.5 एकड़ हुआ जी, 2.5 एकड़ 1 बीघा होता है। तो 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठा जो सबसे उम्दा जमीन आपका है, उसमें आपको नील बोने हैं। नील क्या फैक्ट्री हुआ करता था चंपारण में। 2.5 बीघा में 1 एकड़, 3 बीघा में। अच्छा। 3 बीघा में, सॉरी 1 बीघा में 3 कट्ठा। अच्छा।
1 बीघा में 3 कट्ठा आपको बोना है नील, ठीक है, वो बोलते थे लोग। आज आप उसमें भी है कि चूज वो करेंगे कि आपकी किस जमीन पे नील बोना है। और नील के साथ दुर्भाग्य ये है कि 3 राउंड जब फसल हो जाती थी तो चौथे राउंड में वो जमीन बंजर हो जाती थी, तो फिर दूसरा 3 कट्ठा ले लेते थे वो लोग। इसके अलावा 46 तरह का टैक्स लगाए थे। आप शादी करते हो तो टैक्स दो, आपके यहाँ कोई मर गया है तो टैक्स दो, आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो टैक्स दो, साहब को आम का खाने का मन है, आम का सीजन है तो टैक्स दो, साहब को घोड़ा खरीदना है तो टैक्स दो, साहब आपका तेल पेरवाना हो, कड़ू तेल लेना हो तो उसके लिए टैक्स दो। अलग अलग टैक्स थे, 46 तरह के टैक्स थे जो त्रस्त किया था। और कुछ नहीं, साहब के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो तो टैक्स दो, आप आरोप लगा दीजिए, वो तो था। और लठाई तरते थे, उस टाइम तो गोली बंदूक कम हुआ करती थी, लठाई से मार पिटाई होती थी। इसके अलावा बहन बेटियों का निकलना दुर्लभ हो जाता था उस टाइम में। तो राजकुमार शुक्ल जो थे वो त्रस्त थे इससे। राजकुमार शुक्ल मूलतः चंपारण के रहने वाले थे जी। तो उन्होंने बीड़ा लिया कि हम किसी भी तरह से अंग्रेजों से मुक्ति दिलाएं। तो ये लोग छिटपुट, हर जगह आंदोलन होता था हमारे वहाँ जी। आंदोलन को एक जगह कम्युनिकेट करने का, एक जगह इकट्ठा करने का कोई स्रोत नहीं मिल रहा था। तो केस जब हुआ राजकुमार शुक्ल पर, उन पर आरोप लगा, पंडित आदमी जनउधारी, उन पर आरोप लगा कि आप मछली मारे हैं सरकारी तालाब से, झूठ। उन्होंने कसम खाया कि अंग्रेजों को हम उखाड़ फेंकेंगे, उसके बाद जनेऊ पहनेंगे। अब चल दिए वो 3-4 दोस्त थे वो लोग चल दिए ढूंढ रहे हैं। तो केस के सिलसिले में मोतिहारी में एक गोरख प्रसाद वकील थे जी। उनसे वो मिले। तो गोरख प्रसाद ने कहा कि एक आदमी है जो अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन किया था साउथ अफ्रीका में, मोहनदास करमचंद गांधी, और वो राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल है। सो उन तक अगर आपकी बात पहुंच जाएगी तो यहाँ आके वो आपके लिए आंदोलन कर सकते हैं, अगर हम लोग पहुंचाने में सक्षम हो जाते हैं तो ये बोले कि सर कैसे मिलेंगे वो। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि ब्रजकिशोर बाबू हैं जो बाद में जयप्रकाश नारायण के समधी हुए थे, ब्रजकिशोर बाबू कांग्रेस के कमेटी के मेंबर हैं, नेशनल कमेटी में, वो जाएंगे मीटिंग में, वो हमारे मित्र हैं, वो बैरिस्टर हैं, तो मैं उनको कहता हूँ वो आपको सेटिंग कराएंगे। फिर गांधी जी का एड्रेस किसी तरह से इंतजाम किया है राजकुमार शुक्ल ने, 3-4-5 पत्र लिखा, मार्मिक पत्र लिखा उन्होंने, कोई सुनवाई नहीं हुई। गांधी जी के पास भेंट करने के लिए वो साबरमती आश्रम गए, कानपुर गए, कई जगह गए, लेकिन गांधी जी मिले नहीं उनको। बाद में उनको ब्रजकिशोर बाबू का खबर आया, गोरख बाबू को, कि गांधी जी आने वाले हैं लखनऊ मीटिंग में, अधिवेशन में, सो आप लोग आइए, वहीं गांधी जी से बात होगी। बहुत रिक्वेस्ट किया उन्होंने, तो उनको 2 मिनट का समय मिला ब्रजकिशोर बाबू का कि ठीक है आप चंपारण के बारे में बताइए। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा कि मैं क्या बताऊंगा, मैं तो आप लोगों के साथ रहता हूं, मैं बाहर रहता हूं, जो भुक्तभोगी है वो आया हुआ है, उससे समझिए। तो राजकुमार शुक्ल ने कहना शुरू किया वहाँ की दुर्दशा किसानों की, वहाँ के लोगों की, सारे लोग मर्माहित हो गए। गांधी ने कहा वहाँ कि ठीक है हम सुन लिए आपकी बात, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि मैं आपको समय दूं, हम आपको खबर कर देंगे कब हम आएंगे देखने के लिए। ये लोग रिक्वेस्ट करते थे कि लखनऊ से बहुत नज़दीक है चंपारण, सर 24 घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग, चला जाए। गांधी ने कहा कि अभी समय नहीं दे सकता, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल ठान लिए कि गांधी जी को मना कर रहेंगे। अच्छा। फिर वहाँ से राजकुमार शुक्ल को पता चला कि गांधी जी कानपुर जाने वाले हैं। वो गांधी के पहुंचने के पहले राजकुमार शुक्ल हाजिर कानपुर में खड़ा है। गांधी जी देख के चौंक गए, आप यहाँ आ गए? तो जी हुजूर, चला जाए चंपारण चला जाए। फिर उसके बाद से गांधी जी पता चला कि साबरमती चले गए, फिर ये पहुँच गए वहाँ, साबरमती पहुँच गए। अब एक चीज़ और होता है, बहुत अच्छी बात है कि पुरुष को समझाना ज़्यादा कठिन है बनस्पत महिलाओं के। तो राजकुमार शुक्ल जाके बा के पैर पड़ गए, उनसे कहा उन्होंने कि आप मेरी दुर्दशा से मुक्ति दिलवाइए इनको करके, कस्तूरबा जी से जी, ठीक है। तो कस्तूरबा जी भी समझाई गांधी जी को। तब गांधी जी ने कहा कि ठीक है हम कलकत्ता आने वाले हैं अगले महीने, तो आप वहाँ हमसे मिलिए, ठीक है। डेट हम पीछे से टेलीग्राम भेज देंगे, आप अपना पता लिखा दीजिए। हो गया, टेलीग्राम आया कि गांधी जी फलाने डेट को 7 अप्रैल को पहुँचने वाले थे कलकत्ता, तो हम 17 पहुँचेंगे। तो गांधी जी के पास वो उनके पहुँचने से पहले फिर वहाँ पहुँच गए। गांधी जी देख रहे हैं खड़े हैं यहीं पे,
तो इनके डेडिकेशन को देख के गांधी को लगा नहीं अब हमको जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, सो 2 दिन हम रहेंगे, हाँ 1-2 लोगों से मीटिंग करनी है, एक नाटक हमको देखनी है, राजा हरिश्चंद्र। वो नाटक देखा उन्होंने, वहीं से इनको लिया साथ में, कहा चलिए। अब ये लोग आ गए पटना हमारे बिहार में छुआछूत बहुत जबरदस्त होता था। तो ये लोग गए राजेंद्र बाबू के यहाँ, चूँकि गांधी जी बैरिस्टर थे तो मौलाना मजरूल हक और राजेंद्र बाबू ये लोग गांधी जी को जानते थे बाई नेम, बाई फेस नहीं मिले थे। बाई फेस केवल मौलाना मजरूल हक साहब मिले थे। तो राजकुमार शुक्ल क्या किए जी, गांधी जी को लेकर चले गए राजेंद्र बाबू के घर पे। राजेंद्र बाबू पुरी गए थे, जो राष्ट्रपति हुए थे हमारे यहाँ, प्रथम राष्ट्रपति। तो उनका जो आदमी था उससे बनिया जो थे शब्द, ये नीची जाति में आता था। तो उनका जो नौकर था उनको चापाकल नहीं यूज करने दिया, लैट्रिन नहीं यूज करने दिया, कहा रोड पे जाओ। गांधी जी को कुआं से पानी नहीं यूज करने का, पंडित जी आप यूज कर सकते हो, राजकुमार शुक्ल जी, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं जी। तो बुरा लगा राजकुमार शुक्ल को। तो फिर उन्होंने गांधी जी से कहा कि सर ये तो दिक्कत है। तो गांधी जी ने कहा कि एक काम करो, मैं एक लेटर देता हूँ, एक आदमी को जाकर देके आओ। तो वो मजरूल हक साहब को मिला, मजरूल हक साहब आए, गांधी जी को लेके अपने वहाँ गए। वहाँ गांधी जी ने बताया कि इनके बारे में ऐसे ऐसे हम आए हैं, जा रहे हैं चंपारण। तो उन्होंने ठीक है। तो मजरूल हक साहब क्या किए, JB कृपलानी प्रोफेसर थे मुजफ्फरपुर में, उनको उन्होंने टेलीग्राम कर दिया कि हम ये ऐसे गांधी जी जा रहे हैं, आप उनको रिसीव करिए। गांधी जी और राजकुमार शुक्ल 3rd श्रेणी में बैठे थे ट्रेन में, और कृपलानी जी 7-8 लड़कों के साथ 6-7 बजे के टाइम तक खोज रहे थे 1st क्लास 2nd क्लास के डब्बों में। तो मिले नहीं गांधी। तो राजकुमार शुक्ल जी को गांधी जी ने कहा लगता है कि ये अगला हम ही लोग खोज रहा है, पता करो उसको। गांधी जी भोजपुरी बोलते नहीं थे, वो तो शुद्ध हिंदी बोलते थे या अंग्रेजी बोलते थे। तो राजकुमार शुक्ल जाके पूछा उन्होंने कि क्या आप लोग गांधी जी को खोज रहे हैं? तो प्रोफेसर साहब बोले हाँ। तो वहीं राजकुमार के शुक्ल के मुंह से स्वस्फूर्त निकला, यहाँ है महात्मा जी। ठीक है, पहली बार चंपारण आने के क्रम में गांधी को महात्मा शब्द की उपाधि वहीं मिली, राजकुमार शुक्ल की वजह से। हालांकि यहाँ इतिहास गलत कर दिया गया है। लोग कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने दिया था, जो गलत है। गांधी जी ने खुद लिखा अपनी आत्मकथा में, संपूर्ण गांधी वाङ्मय में। राजेंद्र बाबू ने लिखा था गांधी इन चंपारण, G.D. तेंदुलकर ने लिखा है, इन सबों में यही जिक्र है। अच्छा, ये जो आपने ये फिल्म बनाई, हाँ, इस फिल्म को बनाने के लिए आपने माने कितनी किताबों का अध्ययन किया? 35 किताबों का सर। इसके अलावा सरकारी गजेटियर का अध्ययन किया सर, सब मैंने रखा। तो कितने साल लगे इसको? 20 साल पढ़ने में। 20 साल लगे हमको ये सब सेटअप तैयार करने में। ये शुरू से ही दिमाग में चढ़ा था कि इस तरीके की एक ऐतिहासिक फिल्म बननी चाहिए। इसलिए बननी चाहिए कि आज की युवा पीढ़ी चंपारण को जानता ही नहीं है, हाँ, ना ही कोई फिल्म वाला जानता है। रिचर्ड एटनबरो साहब उतनी बड़ी फिल्म बनाए और 30 सेकंड में चंपारण को बाईपास कर दिया। वो चंपारण आए नहीं, केवल रेलवे स्टेशन पर जो शिलापट लगी रहती है स्टेशन के नाम का, वो केवल यूज कर लिया उन्होंने बना के आर्टिफिशियल, और बस निकल दिए वहाँ से चंपारण से। क्योंकि चंपारण में फुल फ्लेजेड 3 घंटे की फिल्म की क्या स्क्रिप्ट है, 3 घंटे नहीं बल्कि 6 घंटे की फिल्म का स्क्रिप्ट है। मैं भी बनाया हूँ, आधा ही बनाया हूँ। मैं जो लड़ाई हुई है, लड़ाई में जीत हुई है, वहीं तक मैं खत्म कर दिया हूँ। लेकिन गांधी ने कहा था कि नहीं, यहाँ जीत नहीं हुई हम लोगों की। जीत होगी तब जब चंपारण से अशिक्षा, गरीबी और ये स्वास्थ्य समस्या का समाधान कर दूंगा तो हम जीतेंगे यहाँ पे। और फिर गांधी जी ने बा को बुलाया, बा को बुला के वहाँ रखा, बेटा बा और मित्र मंडली के लोगों को बुला के स्कूलें खोली, लोगों के रहन सहन चेंज कराया। चंपारण के लोग बहुत गरीब थे, बहुत देर थे, 15 दिन 20 दिन पर नहाते थे। एक कपड़ा होता था। हमारे यहाँ की कितनी दर्द भरी कहानी है कि महिलाओं को एक धोती होती साड़ी, वो उसको जब नहाती थी 15 दिन पे तो उसको फिर साफ करके, और वो मिट्टी से साफ करती थी, साबुन भी उस समय नहीं था, साफ करके और उसको सुखाती थी। जितने देर में कपड़ा सूखता था उतने देर नंगी रहती थी घर में, दरवाजा बंद करके। ये गरीबी थी, ये गरीबी थी उस टाइम में, जो हमने दिखाया अपनी फिल्म में। ये सब है। तो मैं पार्ट 1 बनाया हूँ अभी। अच्छा, इसके बाद पार्ट 2 बनाऊंगा, वो सब जो मैं अभी बताया। एक चीज़ ये बताइए कि आज के दौर में जिस तरीके का दौर चल रहा है, उस दौर में गांधी की प्रासंगिकता को लोग खत्म करने पे चले हुए। लोग इश्क, मुस्क, नग्नता, फुहड़ता, इस तरीके की फिल्म बना करके अपना जेब भरने में लगे हैं।
और इस दौर पर आपने गांधी जी पर फिल्म बनाने का जो दुस्साहस किया, वो मतलब उस दुस्साहस का कारण, ये दुस्साहस आज की युवा पीढ़ी है। अच्छा, आज की युवा पीढ़ी इसका रीज़न है, वो जानते ही नहीं इतिहास को। नहीं, लेकिन आपने गांधी पे जिस तरीके से फिल्म बनाई, लोग इश्क मुस्क देखना चाहते हैं, फुहड़ता देखना चाहते हैं, नग्नता देखना चाहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि गांधी जी पे जो हमने फिल्म बनाई है अल्टीमेटली बहुत अच्छा व्यवसाय न करे, लेकिन जो आपकी कास्ट लगी है, जो आपने उसमें कहीं ना कहीं कुछ भी हो, आपने एक ऐतिहासिक फिल्म बनाई है, तो कहीं ना कहीं आपको ये डर नहीं लगा कि हमारी कास्ट नहीं निकलेगी या लोग नहीं लगा, चूंकि मैं भी जो ही फिल्म बनाता हूँ मेरे पूंजी निकल जाता है। अच्छा, हाँ, वो भरोसा है हमको, और मानसिकता तो समानांतर वाली है ना जी, रंगमंच वाली है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते ना, इसलिए बनाया हमने। भाई कई लोगों से बात किया, मैंने इंटरव्यू भी लिया अपने, लेकिन जैसे आज़ादी की लड़ाई में और भी तमाम लोग शामिल रहे, देश को आज़ाद कराने में तमाम लोगों की भूमिका थी, लेकिन आपने गांधी पे ही फिल्म क्यों बनाई? गांधी हमारे आदर्श हैं जी, गांधी हमारे आदर्श हैं, और गांधी के विचारधारा का एक कण भी हमारे अंदर आ जाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि गांधी अहिंसावादी थे जी, गांधी की सोच जो थी बहुत ब्रॉड थी जी, उस सोच के अगर हिस्सा हम बन जाते हैं तो बड़ी बात है। और मूल रूप से हमको गांधी जी तो हमारे आदर्श थे ही, हमको बस युवाओं को, मैं जो मैं था ना 20 साल के रिसर्च में जी, हमने कई लोगों से बात की, कई कॉलेजों में बात किया, लोग जानते ही नहीं थे चंपारण के इतिहास को, जबकि पढ़ाई होती थी कोर्स में पढ़ाई होती थी लोगों को, लेकिन लोग जानते नहीं थे इंटरनल डिटेल। तो वो जनाने के लिए, और हर इंसान की फितरत होती है कि समाज में थोड़ा अपर लेवल में उसकी पूछो। मगर मेरी फिल्म बन के रिलीज हो रही है जी, तो राजेश अस्थाना अमर हो गया सर। इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो राजेश अस्थाना का नाम जरूर आएगा उसमें। अस्थाना जी, आप चूँकि 1985 से फिल्मी दुनिया में हैं, तो जो पुरानी फिल्मों के जो संवाद होते थे और आज की फिल्मों का जो संवाद होता है, पुरानी फिल्मों के जो गीत होते थे, मैंने उन गीतों में कह तो सब कुछ दिया जाता था, ऐसा नहीं था कि, लेकिन पहले के संवाद में, पहले के गीता में फुहड़ता कम थी, नज़र ही नहीं आती थी। लेकिन आज के जो संवाद होते हैं और आज के जो गीत होते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि क्या सुने। टेस्ट का मामला है ना सर, आज के दौर में वही बताया ना हमने जी, समाज जो है जी, आज का जो समाज है, आज की जो युवा पीढ़ी है जी, उसका टेस्ट चेंज हो गया है। और टेस्ट चेंज हुआ है केवल, क्या बोलते हैं, पाश्चात्य संस्कृति से। उसके लिए जवाबदेह हम खुद हैं, हमसे मतलब हमारे समाज, हमारा मीडिया, हमारे फिल्म के लोग जो उस तरह के पहुँचते गए लोगों की मानसिकता बनती गई, वही देखना शुरू किया। आप हॉल में जाइए ना, 3 घंटे कोई तो बैठने को तैयार नहीं होते हैं अगर वो सब न दिखाइए तो। आप फिल्म के निर्देशक भी हैं, फिल्म में बतौर नायक भी आप भूमिका करते हैं, तो ज़्यादातर फिल्मों में एक शब्द, अंग्रेजी का शब्द आया है, कास्टिंग काउच। माने लोग ये कहते हैं कि किसी भी नायिका को किसी भी फिल्म में रोल तभी मिलता है जब उसका निर्देशक या नायक उसका दैहिक शोषण कर लेता है, तब। ऐसा नहीं, आपके साथ भी कोई जीवन में इस तरह? नहीं, ऐसा नहीं होता है सर जी, ऐसा नहीं होता है सर। आप मैं तो एमपी में नया हूँ आपके लिए जी, लेकिन बिहार में मेरा नाम है। आप बिहार के कोई भी फिल्म से जुड़े लोगों से पूछेंगे जी, या बड़े IAS IPS रैंक के लोगों से पूछेंगे तो राजेश अस्थाना बताएगा आपको। मेरे सेट पर सर हीरोइन की माँ नहीं आती है, अच्छा, भाई बाप नहीं आते हैं। जिस स्थिति में हीरोइन आती है उसी स्थिति में वापस जाती है। और हीरोइन केवल बिहार की नहीं होती है, बाहर की हीरोइन होती है। बंगाल की हीरोइन आती है, महाराष्ट्र से आती है लड़की, दिल्ली से गई है लड़की हमारी फिल्म में काम करने, गोरखपुर की लड़की काम की है फिल्म में, कोई गार्जियन नहीं। कई बार, चलिए ठीक है, आपने, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप बाकी समाज में ऐसा चलता है। मान लीजिए आपने कभी ऐसा नहीं किया, या आपने आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के कभी किसी महिला ने ऐसा प्रपोज किया? हाँ, मैं बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात बताया आपने जी। मेरी पहली टेलीफिल्म मैंने बनाई थी, थोड़ा सा सच जी, पर्चाधारियों की समस्या पे थी जी, और राष्ट्रीय लेवल के राइटर थे, उपन्यासकार थे कुमार सुरेंद्र जी, उनकी लिखी हुई कहानी थी जी। उसमें एक महिला पात्र थी जो मेरी माँ का रोल की थी, मेरी हमउम्र थी जी। तो उसके साथ लोग मजाक करते थे बहुत जी। वो बार बार मुझसे बात कहती थी जी कि अच्छा राजेश जी, आप मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं जी।
आप मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक है, तो अब इस बात को एक सेकंड के लिए रोकेंगे जी। जब मैं मुंबई गया पहली बार जी, तो मैं तो बिहार के सबसे पिछड़े इलाके से रहने वाला था। मेरे माँ बाप के दिमाग में घुसा दिया गया, दिमाग में मोहल्ले वहल्ले के लोगों ने, कि ये वहाँ गया वहीं शादी वादी करके रह जाएगा जी। तो उन लोगों ने मुझे टेलीग्राम भेजा। मेरी 88 में शादी हो गई थी जी। इंटर में पास किया था, मात्र मैं 12 पास किया था। तो टेलीग्राम गया मुझे, मदर सीरियस कम सुन, उस टाइम बेसिक फ़ोन था और टेलीग्राम का सुविधा, तो मोबाइल वोबाइल था नहीं। तो मैं आया 8 बजे सुबह में मोतिहारी पहुंचा, 11 बजे मेरा शगुन कर दिया गया, शाम को तिलक कर दिया गया, कल के पूजा मट कर परसों की शादी। मैं चिल्लाता रह गया कि मेरा करियर खराब हो जाएगा, और गार्जियन नहीं माने, मेरी शादी करा दी। शादी हुई, मेरी पत्नी बड़ी ठीक ठाक खुशबात है, मेरे सपोर्टिव है, मेरी फिल्म लाइन को बहुत सपोर्ट करती है जी। मैं एक जगह फंसा था तो पूरा जेवर उसने बेचा था अपना जी, और मुझे पैसे भेजी थी। ठीक है, तो उसने क्या किया है कि उसको हम लोग क्या मुंह दिखाई रकम होता है ना, रस्म होती है, तो मुंह दिखाई के पैसा मिला था वो सब हमको दे दी कि जाइए बॉम्बे अपना काम करिए, आपको इस शादी ब्याह के पैसे में नहीं रहना, शादी हो गई ना, मैं यहाँ देखूंगी इन लोगों को। इतनी सपोर्टिव है। तो जब वो लड़की जो फिल्म वाली थी, नाम नहीं खोलूंगा जी, उसने मुझसे कहा जी कि आप मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे क्यों? तो मैंने कहा बात करते हैं इस पर जी। उसके बाद लास्ट डे क्या करते हैं हम लोग, पार्टी करते हैं। कभी शुरू से आदत है हमारी, फिल्म शूटिंग खत्म होगी, केक कटता है, पार्टी वार्टी होती है। तो वो पार्टी चूंकि मैं अपने घर से 30 किलोमीटर दूर रह के शूटिंग कर रहा था, तो मैं सारे कलाकारों को लेके चला आया अपने घर। वाइफ को पहले बोल दिया था, भाई को बोल दिया था मटन वगैरह बनाने के लिए, इतने लोग हम लोग आ रहे हैं, खाएंगे पिएंगे। जब खाना वाना खा लिया हम लोग, तो बुलाए उस लड़की को, हीरोइन को, आप आइए। वाइफ को खड़ा किए, आप इससे सुंदर है? तो नहीं, तो फिर हम क्यों ध्यान दें आपके घर में? ये घटी हुई घटना, सच्ची घटना है। हाँ, कभी उनसे बात होगी, पटना वटना में जाऊंगा, पटना की थी, मैं आपको बात कराने को कहती है सब जगह, समझे? अब बात समझो कि 88 में कितना उम्र का रहा होऊंगा, 90 में कितना उम्र का रहा होऊंगा। उस टाइम जब मैं नहीं डिगा तो अब तो उम्र लास्ट पड़ाव की ओर जा रहा है ना। तो आप जो आने वाली पीढ़ी है, जिसे आप एक फिल्म निर्देशक भी हैं, नायक भी हैं, और आपने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, समाज की दुर्दशा, पीड़ा, बेबसी, तमाम चीज़ें देखी हैं। हाँ। तो आप आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, आने वाली पीढ़ी को संदेश देना चाहेंगे कि समाज से जुड़ो जी, माँ बाप की इज्जत करो, वहीं पे स्वर्ग है, दूसरा कहीं नहीं कुछ है। आज हम लोग जो हैं, समाज में विध्वस्ता हो गई है, भाई भाई को नहीं चाह रहा है, बेटा बाप बाप को नहीं चाह रहा है जी। हमारा सब्जेक्ट सब यही रहता है ना जी जी। तो मैं जो मैसेज देता हूँ उस मैसेज पर अमल करिए आप जी। अगर एक भी व्यक्ति अमल कर लेता है तो मेरा मैसेज सफल रहता है। मेरी टीम है सर काम करने के लिए जी जी। मेरी टीम में अशोक माही जी हैं, वो कैमरामैन हैं, DOP बोलते हैं हम लोग की भाषा में, और लगभग 100 से ऊपर फीचर फिल्मों में उन्होंने काम किया है कैमरामैन का। 1000 से ऊपर एल्बम किया उन्होंने, और साफ़ सुथरे ये के हैं। और एक चंदन झा है जी, और ये 3 लोगों की तिकड़ी है हम लोगों की। अच्छा, कोई भी काम करते हैं हम लोग, ये तीनों मिलकर राय विचार करके। वहाँ ये डायरेक्टर हैं, ये कैमरामैन है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर, ऐसा नहीं है जी। खुल के राय होती है, खुल के बहस होती है जी, तो काम करते हैं हम लोग, आउटपुट अच्छा आता है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद अस्थाना जी, आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे दर्शकों के लिए एक आपने खास बातचीत की, जिससे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें फिल्मी दुनिया से हमारे दर्शक वाकिफ़ हुए जी जी। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और दर्शकों का धन्यवाद, सतना के लोगों को भी प्रणाम।